एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस टर्म थे उनको मैंने कर लिया था कुछ दूर तक। सो आज हम लोग करेंगे उसमें जो एक और टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं? एक्चुअली ये क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या है इक्विवेलेंट, क्या वर्ड टर्मिनोलॉजी है, इसको थोड़ा सा अगर हम डील करें तो अगर जिन्होंने लेबोरेटरी वर्क किया होगा तो वहाँ पे हम लोग एक वर्ड टाइट्रेशन करते थे। टाइट्रेशन नाम का एक वर्ड सुना होगा। उसमें टीचर जनरली एन टर्म वाले यूज़ करते थे। वहाँ पे एक फार्मूला होता था N1V1 = N2V2। ये मैच कराने होते थे टाइट्रेशन में। सो अगर याद है तो ठीक है, वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज़ हम इसको दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग एक डिफरेंस लेकर समझ सकते हैं। मोलारिटी तो हम लोगों ने किया था कैपिटल M वाला। उसमें हम लोग क्या करते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा हम लोगों ने करते हैं। तो दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉर्मेलिटी में और यहाँ मोलारिटी, इसको कहते हैं कैपिटल N और इसको कहते हैं कैपिटल M। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेना है किसका? सॉल्यूट का। लेकिन यहाँ क्या लेना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ मोल्स यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है? या बेसिकली हम लोगों ने क्या यूज़ किया? यहाँ पे इक्विवेलेंट यूज़ किया और यहाँ पे क्या यूज़ किया है? मोल्स यूज़ किया है। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो हम इस तरह से अभी तक आगे जैसे बढ़ेंगे ऐसे समझ में आएगा। यहाँ पे हम बेसिकली समझ सकते हैं क्या, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेना है और यहाँ पे क्या लेना है? नंबर ऑफ, यहाँ पे इक्विवेलेंट लेना है किसका? सॉल्यूट का ही। यहाँ भी सॉल्यूट का। और किस में लेना है? तो सॉल्यूशन में किसका? वॉल्यूम के ऊपर। तो हम इसे समझ में तो ये आ रहा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्मिनोलॉजी है। सो हम पहले आगे देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम इक्विवेलेंट को अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक्स है आगे लिखते क्या? तो नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखेंगे क्या? N, जैसे हम लोगों ने मोलारिटी को क्या लिखा था? कैपिटल M = नंबर ऑफ मोल बाय VL, ऐसा लिखा था। उसी तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट बाय VL। ओके, इतना समझ सकते हैं। अब ये इक्विवेलेंट क्या होता है इसको नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे हम लोग मोलारिटी में? तो उसको कहते थे N = क्या लिखते थे? वेट इन ग्राम बाय मोलर मास लेते थे। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इक्विवेलेंट के लिए यूज़ करेंगे एज इट इज़ इक्विवेलेंट। सो लिखेंगे वेट इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट मास। इसको हम डिनोट किससे करेंगे? EM से। ओके, यहाँ पे इक्विवेलेंट है और यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है। ये बिल्कुल सिमिलर किसकी तरह है? मोलर मास की तरह। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को ले लेते हैं वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, उसी तरह यहाँ पे हम क्या लेंगे? इक्विवेलेंट के लिए क्या ले रहे हैं? वेट इन ग्राम यानी बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, अब इसको भी इक्विवेलेंट मास को भी हम कैसे और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं? अब ये EM क्या होता है? तो EM निकालने के लिए, यानी कि इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं मोलर मास बाय N फैक्टर। क्या लिखते हैं? N फैक्टर। तो बेसिकली हम थोड़ा सा रिवीजन में डालें तो हम क्या, सबसे पहले क्या करना है? नॉर्मेलिटी क्या होता है? N = होता है इक्विवेलेंट ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब ये इक्विवेलेंट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट को निकालने के लिए क्या होता है? वेट इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ता है। ओके, अब इक्विवेलेंट मास जो होता है उसको निकालने के लिए अगर हम ध्यान दें तो इसको निकालते हैं मोलर मास बाय N फैक्टर। तो यानी बेसिकली हमें क्या निकालना होगा? अगर हमें N फैक्टर पता है, अगर हमको N फैक्टर पता हो गया तो हम इन दोनों को डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे? EM निकाल लेंगे। अगर मुझे EM पता हो गया तो ऑलरेडी हम क्या निकालेंगे? यानी इक्विवेलेंट मास पता हो गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे इसको पुट करके हम ऑलरेडी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अगर इक्विवेलेंट पता हो गया तो हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। यानी कि हम नीचे से स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर सकते हैं? ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? N फैक्टर को जानना।
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एन फैक्टर होता है कैसे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा अगर इसका फाइनल फार्मूला अगर ड्रॉ करना चाहें नॉर्मेलिटी के लिए तो हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सो देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता था, इक्विवेलेंट बाय वी एल। ओके, अब हम इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिख सकते थे, इक्विवेलेंट की जगह पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट की जगह क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट बराबर क्या होता था, वेट इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट मास। ओके, तो हम इक्विवेलेंट की जगह लग सकते हैं W बाय ई एम। ओके, ई एम हम बाय क्या लिख सकते हैं, वी एल। अब और इसको नीचे कर सकते हैं हम लोग। अब ई एम कैसे निकालते थे, ये वाला ई एम निकालते थे मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो हम ई एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, W बाय एम यानी मोलर मास बाय एन एफ बाय वी एल, यानी फाइनली, और वी एल को भी हम चेंज कर लेंगे बाद में। तो हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं, W इंटू एन फैक्टर बाय एम एम यानी मोलर मास बाय वी एल। तो ये मेरा फाइनल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ, ये फाइनल फार्मूला क्या है, ये जो मेरा जो नॉर्मेलिटी है क्या निकला, फाइंड किए हम इन टर्म्स ऑफ एन फैक्टर, यानी हम एन फैक्टर तक नीचे निकल कर आ गए। तो ये पूरा डेरिवेशन हमने ऊपर से नीचे तक कर दिया। ओके, अब चलते हैं हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि एन फैक्टर कैसे निकाला। तो एन फैक्टर निकालने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस हमें ये तीन तरह से जनरली बेसिकली निकालते हैं। तो मेरे साथ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अब इसको हम तीन तरीके से, केस ऑफ एसिड, यानी एसिड के सेंस में कैसे निकालोगे, तो एसिड के सेंस में निकालेंगे। अब कोई भी एक एसिड लेंगे, इसमें हम लिखेंगे कैसे, द नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एसिड, यानी एसिड कितना H प्लस आयन मुझे देगा उसको वो डिपेंड करेगा कि हम नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब नंबर ऑफ H प्लस निकालते, और कहाँ देगा, तो इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जितना H प्लस मुझे पता चलेगा उनको हम कहेंगे क्या, एन फैक्टर कहेंगे। जैसे पहला एसिड ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 को हम जैसे ही ब्रेक करेंगे तो कभी कभी ये देता है H प्लस HSO4 माइनस। फिर एक और लिख सकते हैं H2SO4 को, तो एक और तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, इसमें 2 H प्लस और SO4 ट्वाइस माइनस, ये भी होता है। थर्ड वन में HCl ले लो, H प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे एन फैक्टर आया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड H प्लस कितना है, ऑब्वियसली 1 है, एक ही H प्लस मुझे मिल रहा है। यहाँ कितना मिल रहा है, NF कितना मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो 2 हो गया। और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1, तो यहाँ 1 है HCl में। H2SO4 एक बार मुझे 2 दे रहा है और एक बार क्या दे रहा है, तो ये दो चीज़ हमें ध्यान रखना है कि कभी कभी ये H प्लस, यानी हम मुझे जितना गिवन होगा H प्लस, जितना गिवन मिलेगा प्रोडक्ट साइड, वही मेरा क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। ओके, और नोट में हम कह सकते हैं क्या, एक चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं थोड़ा सा, कि एन फैक्टर जो होता है उसमें कोई प्लस माइनस नहीं लगता है। एन फैक्टर मतलब न्यूमेरिक फैक्टर यानी नंबर है कोई, ये ऐसे को हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं। तो एन फैक्टर एक तरह का एक न्यूमेरिक फैक्टर मतलब नंबर्स है, तो नंबर्स है तो लिखेंगे एन फैक्टर डजंट हैव एनी चार्ज, है ना, चार्ज मीन्स प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें कोई साइन ऐसे प्लस माइनस नहीं लगाते, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसे साइड नहीं लिखते। ओके, सो ये एन प्लस हम लोग ऐसे समझिए। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में हम ले सकते हैं इन द केस ऑफ बेस। अब एसिड में लिया तो इन द केस ऑफ बेस, सेम वे H प्लस के सेंस में लेते थे, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, OH माइनस के सेंस में लेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ OH माइनस आयंस
आयंस गिवन बाय बेस, यानी बेस जितना मुझे H प्लस देगा ओ OH माइनस देगा उतना होगा। तो इसका प्राइम एग्जांपल तो सबसे अच्छा मेरा NaOH ही है। ये ब्रेक करोगे Na प्लस OH माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखो N फैक्टर कितना होगा, NF कितना हो जाएगा, जितना OH माइनस मिला 1। अब इसके आगे प्लस माइनस तो लगेगा नहीं, क्योंकि न्यूमरिक नंबर के आगे कोई प्लस माइनस की बात होती नहीं है। सो ये कुछ ऐसा है। ओके, थर्ड वन, इन द केस ऑफ सॉल्ट, अब इसे याद रखने की ज़रूरत है, सॉल्ट वाला, बिकॉज ये जो सॉल्ट वाला है इसमें हम टोटल जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी जो कैलकुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं। तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने और लगाया है, ध्यान रखना है। और मतलब या इन दोनों में से कोई जो टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो आएगा उसी के ऊपर हम लोग निकालेंगे एन फैक्टर। जैसे हम लेते हैं पहला Na2CO3। अब हम देख सकते हैं इसमें हम कैसे एन फैक्टर निकालते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। सोडियम के ऊपर जनरली चार्ज कितना होता है, +1, और CO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। यही तो होता है एक, यानी सिंगल एन जो होता है वो कितना देता है, +1, और ये जो है ये कितना देता है, -2। तो यहाँ पे जो Na टोटल Na कितना है, अगर हम पॉजिटिव देखें टोटल Na प्लस कितना है, नीचे कितना लगा 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 × 1, यानी कि 2 हो सकता है। अब CO3 में देखेंगे CO3 कितना है, टोटल जो CO3 है यहाँ पे कितना है लगा है, ये कितना है, ये कितना है 1 है, ऊपर में कितना है 2, तो 2 × 1 यानी 2, यानी या तो ये कितना है +2। तो दोनों में से कोई भी एक लिख दो, और या तो पॉजिटिव को काउंट करके लिख लो या देखो। तो यहाँ जो न्यूमरिक नंबर लगता है, ये जो न्यूमरिक नंबर वो मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ तो फैक्टर कुछ है नहीं, तो ये इस तरह से। उसी तरह सेम वे हम NaCl में देख सकते हैं, NaCl। अब NaCl को लो कैसे, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे टूटता है, लेकिन Na के प्लस कितना +1 होता है, इस पर -1। और ये देखो ये टोटल का टोटल क्या है 1 है, तो 1 × 1 भी करोगे तो 1 ही आएगा, और ये क्या है वो भी यहाँ पे 1 × 1 है तो 1 ही आएगा। तो यानी कि न्यूमरिक NF कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। तो एक और फिर सॉल्ट एक और ले लो एग्जाम्पल, ऐसे कितना भी एग्जाम्पल खुद से भी कर सकते हो, Na2SO4 थ्राइस। अब यहाँ पे टोटल Al काउंट करो, यहाँ एक Al कितना देता है, Al थ्राइस प्लस में जाता है, और यहाँ पे टोटल कितना है, यानी कि 3 × 2 है, तो यानी टोटल 6 हो गया NF। और अगर SO4 को देखो, तो एक SO4 जो माइनस है वो कितना देता है, ट्वाइस। एक SO4 जो है मैंने लिखने के लिए समझाने के पर्पज़ से लिखा है, तो 1 SO4 जो कितना देगा, SO4 ट्वाइस माइनस में जाता है, यानी कि 2, तो यानी कि 2 × और यहाँ पे कितना है 3, ओवरऑल 3, तो 3 दूना 6, यानी या तो ये लिखो नहीं तो ये लिखो और। तो इसलिए यहाँ NF कितना हो गया, 6, यहाँ NF हो गया 6। तो आई होप कि ये समझ पा रहे होगे कि कैसे होगा, नहीं होगा 2-3 बार वीडियो देखो समझ जाओगे, तो खुद से करके देखो। सो इस तरह से हम लोग क्या निकाल पाए, NF को समझ गए कि NF कैसे निकालते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया कि NF को निकालते कैसे। अब उसी तरह से एक और केस है 4 नंबर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में निकालना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो जनरली पता ही होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते थे, जो खुद यानी इटसेल्फ क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाए, जिसका रिडक्शन हो।
है ना, जिसका खुद जो रिडक्ट हो जाए, रिडक्शन और रिड्यूसिंग, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करा, जिनका रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो। ओके, तो ये बेसिकली मुझे समझ में आ रहा होगा, समझ रहे होगे। तो इसका एक प्राइम एग्जांपल बहुत अच्छा सा है, ये ज़्यादा क्वेश्चंस में देता है, जैसे है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। KMnO4 में जनरली जब इसको एसिडिक मीडियम में रखोगे, किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो ये खुद ऑक्सीडाइज, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है और Mn2+ में। अब यहाँ पे इसका क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, K का कितना होता है, +1 होता है, Mn का क्या ले लेंगे, X ले लेंगे, और O का कितना लिखेंगे, -2 लेंगे, और इंटू क्या करेंगे, 4। तो ओवरऑल यहाँ पे हम निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 + X, तो कितना निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा X का वैल्यू आएगा 7, ये मैंने किया हुआ है, 7, और यहाँ पे कितना है, +2। तो ओवरऑल कितना का चेंज आया, चेंज कितना का आया, चेंज आया +5 का। तो ये जो +5 का चाहिए, यानी कि +5 इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब जाके ये +2 में आया। ओके, प्रोडक्ट से, इसलिए KMnO4 का ऑक्सीडेशन चेंज कितना, मतलब कितना चेंज आया, +5 का। सेम वे अगर KMnO4 को जब तुम बेसिक मीडियम रख लोगे, बेसिक मीडियम में डालोगे तो क्या चेंजेस आएगा, बेसिक मीडियम में डालोगे तो ये MnO4 ट्वाइस माइनस हो जाता है, और K2MnO4 हो जाता है। दोनों ही केस में, या तो ये लिखो नहीं तो ये लिखो, यहाँ दोनों में जो केस में चेंजेस कितने का आएगा, तो इसका भी सेम, इधर कितना था, इसमें कितना था, ये +7, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा हो जाता है 6। तो इधर 7 + 7 है, और इधर कितना हो जाएगा 6। तो ओवरऑल जो चेंजेस होगा कितना का होगा, +1 का, यानी NF कितना का, NF कितना हो जाएगा 1, कितना का चेंज आया 1 का, इसलिए यहाँ पे NF जो होगा, यहाँ NF कितना था 5, और यहाँ NF कितना हो जाएगा 1। ओके, तो एसिडिक मीडियम में 5 होता है और बेसिक मीडियम में 1। सेम एज अब KMnO4 अगर न्यूट्रल, सॉल्ट कह लो, न्यूट्रल ही कह लो, न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, MnO4 में जाएगा, यहाँ कितना था +7, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ओवरऑल चेंज होता है +3 का होता है, यानी NF कितना हो जाएगा 3। ओके, सो यहाँ पे जो है वो प्लस, यहाँ पे अब यह समराइज कर लेते हैं, यानी कि KMnO4 इन एसिडिक मीडियम कितना हुआ था, NF5। सेम वे बेसिक मीडियम में कितना हुआ था, NF1, और न्यूट्रल में कितना होता है, तो इसको एज इट इज़ मगअप कर लो, याद कर लो, अच्छे से समझ जाओगे। NF कितना था 3। ओके, सो इस तरह से ये मैंने एक समरी टाइप का कर दिया कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, 3। अब ऊपर से अब हम लोग देख सकते हैं क्या, यहाँ पे हमको याद करो NF वाला फैक्टर आया था किसके लिए, नॉर्मेलिटी में EM निकालने के लिए, यानी इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास यहाँ से निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास जिसको हमने EM कहा था। अब EM बराबर क्या था, मोलर मास बाय कितना था, NF था, यानी N फैक्टर। तो याद करो, अगर हमको इक्विवेलेंट मास निकालना हो अगर किसका, KMnO4 का, मान लो दो क्वेश्चंस अगर हम दे सकते हैं, क्वेश्चन हम ऐसे ट्रीट कर लें कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किस में बोलना है। तो फर्स्ट एसिडिक मीडियम में निकालो, B बेसिक मीडियम में निकालो, C न्यूट्रल में निकालो। किसका निकालना है, KMnO4 की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे कैसे निकालेंगे, अभी अभी हमको पता था। तो पहला कैसे, एसिडिक मीडियम में कितने कैसे निकालोगे, मीडियम में किसका, KMnO4 का। हमने क्या बोला, EM कैसे निकालता है, EM बराबर क्या निकाल रहे थे, मोलर मास बाय N फैक्टर। तो
मोलर मास कितना होता है KMnO4 का, पोटेशियम 4 का मोलर मास निकालते हैं तो K का कितना होता है तो 39, Mn का कितना होगा 55, O का कितना होगा 16 × 4, सबको ऐड ऑन करोगे तो आएगा 64, सबको ऐड करोगे तो कितना आ गया 155 U, ठीक है। यूनिफाइड मास बोलते हैं या ऐसे ग्राम पर मोल, ठीक। तो अब यहाँ पे रख दो 155 बाय क्या, कितना 5 था, 5 इसे डिवाइड कर दो, ये निकल जाएगा। सेम वे उसी तरह बेसिक मीडियम EM निकालोगे कितना हो जाएगा मोलर मास यानी 155/1, और न्यूट्रल में कैसे निकलेगा, सब मैं KMnO4 के लिए निकाल रहा हूँ। तो M बराबर कितना हो जाएगा 158 बाय कितना हो जाएगा 3, और कितना था 3, हाँ 3। सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तीनों का आंसर निकाल सकते हैं व्हाट इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम रिलेशंस तैयार डिराइव करते थे नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता था इक्विवेलेंट बाय VL। इक्विवेलेंट को हम क्या लिख देते हैं VL W/EM इंटू VL, ऐसे भी कहते थे। अब इसको और ज़्यादा मूव करते थे तो क्या होता था W/N फैक्टर बाय MM यानी मोलर मास इक्वल टू VL। ये हमने फाइनल ऐसे तैयार कर लिया था, ओके। अब यहाँ से हम देखते क्या है, हम कुछ एडिशनल्स देखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या लिख सकते हो, ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, याद करो। इस टर्मोलॉजी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय मोलर मास इनटू VL, ऐसे लिखते थे ना। ये फाइनल एक फार्मूला ऊपर जाकर देख सकते हो, फर्स्ट वाले में M इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, यानी कि इतना के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं M। तो फाइनल जो डेरिवेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बन सकता है क्या, N इज इक्वल टू M यानी मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, ऐसा कर सकते हैं क्या। ये बहुत सिंपल सा है, हम समझ सकते हैं। N इक्वल टू क्या करते हैं, ये यानी कि नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है नॉर्मेलिटी, तो हम क्या कर सकते हैं, और मोलैरिटी क्वेश्चन में दिया है तो हम सिंपल उस रिएक्शन का न्यूमरिक फैक्टर यानी N फैक्टर को आपस में हम रिलेशन में ला सकते हैं, यानी रिलेट करा सकते हैं। तो ये एक तरह का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हो गया, यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, ओके। अब इसको थोड़ा सा और भी हम कर सकते हैं। अब सोच के देखो N इज इक्वल टू M इक्वल टू NF। अब N को क्या लिख सकते हो, फिर से इक्विवेलेंट बाय लिख सकते हो क्या VL। मोलैरिटी को क्या लिख सकते हो नंबर ऑफ N बाय VL, और इनटू क्या लिख सकते हो N फैक्टर। अब VL कर सकता है क्या, यानी इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू N फैक्टर, ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि नहीं। यानी हम ये भी एक तरह का डेरिवेशन है, ठीक है। यानी कि हम बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इनके अच्छे खासे रिलेशंस एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है। तो समराइज करने पर आए मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, देख सकते थे W इज इक्वल टू NF बाय MM इंटू VL। यहाँ ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला हम क्या कर सकते थे N इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू NF, ये भी कर सकते हैं, ये दूसरा फार्मूला हो गया, दोनों आपस में रिलेशन। तीसरा अभी हम लोगों ने डिराइव किया क्या, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू भी NF किया जा सकता है। तो ये थर्ड है। तो ये तीनों फार्मूला सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। इसको 2-3 बार देखो वीडियो को, थोड़ा सा इसको इसके ऊपर काम करो। आज के लिए बस इतना ही, ओके। सो कीप स्टडिंग, थैंक्स।